अभी किसी भी कीमत पे आश्रम छोड़ना होगा। वॉचमैन अब्दुल, उसे भी हमें निकालना पड़ेगा। मैं आपसे सहमत हूं सूरजमल जी, हमें यही करना चाहिए। कुंती, तुम्हें कुछ कहना है या नहीं? किसकी परमिशन से तुम ऑफिस में गई थी? बोलो, जवाब दो। बोलो कुंती, चुप क्यों हो? मेरी परमिशन से। मेरी परमिशन से उस रात कुंती ऑफिस में गई थी। क्या आपने कहा था अब्दुल को इन्हें चाबी देने के लिए? जी, उस रात मैं पास वाले गांव में भूमि पूजन के लिए गई थी। लेकिन ऐसा क्या काम था कुंती पूरी रात ऑफिस में रही? अगले महीने आश्रम की ऑडिट होने वाली है। आश्रम के सारे खर्चे, सारे एक्सपेंसेस की डिटेल तैयार करनी है। फिर हमें क्यों उल्टी बात बताएगी? ये आप बताने वाले से पूछिए। सूरजमल जी, चलिए, हमें यहां समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। सूरजमल जी, आइए, मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूँ। देख लिया ना, एक झूठ 1000 मुसीबतें खड़ी करता है। सरला दीदी, समझ तो आप हमारे नहीं आ रही हैं। कभी तो आप हमारे खिलाफ हो जाती हैं और कभी आप हमारी मदद करने लगती हैं। जब मामला काबू से बाहर हो जाता है ना, तो ऐसा करना पड़ता है। तुम लोगों ने ट्रस्टियों के सामने अपनी गलती मान ली। अगर पहले यही मेरे सामने स्वीकार किया होता तो ये बात उन तक पहुंचती ही नहीं। मैंने सच्चाई सिर्फ इसलिए छुपाई थी कि मैं नहीं चाहती थी कि कुंती पे कोई आँच आए। आज तो आई गई ना, ये तो मैंने किसी तरह संभाल लिया, वरना तुम दोनों के साथ साथ अब्दुल की भी नौकरी जाती। सरला दीदी, हमारे चुप रहने का सिर्फ एक कारण था, अब्दुल चाचा। हमें डर था कि हमारे बोल पड़ने से कहीं अब्दुल चाचा को अपनी नौकरी से हाथ न धोना पड़ जाए। शायद तुम्हें पता नहीं, जिस दिन मैंने ये आश्रम ज्वाइन किया ना, अब्दुल उस दिन से नौकरी पर है। अगर अब्दुल को निकाल देते तो कोई नया दरबान रखना पड़ता, और मैं हरगिज नहीं चाहूंगी कि कोई नया वॉचमैन जवान इस आश्रम में नौकरी पर रखा जाए। हम तो आश्रम छोड़ के जा ही रहे थे, वो तो अब्दुल चाचा ने हमें रोक लिया। उस आदमी की तारीफ करनी चाहिए। उसने अपने किए की जिम्मेदारी ली। अपनी नौकरी बचाने के खातिर वो चुप भी रह सकता था, तुम दोनों की तरह। सरला दीदी, एक बात बताइए, अगर आपको इस बात को यूं ही रफा दफा करना था तो आपने ये बात ट्रस्टियों तक जाने ही क्यों दी? आश्रम की कोई बात ट्रस्टियों से छिपी नहीं रहती, उन्हें हर एक बात का पता चल जाता है। तुम दोनों मुझसे वादा करो कि आज के बाद आश्रम में रहते हुए तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे कि जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है, हम वादा करते हैं, हम आपकी हर बात मानेंगे। आप सिर्फ मेरी एक मदद कर दीजिए। जो मदद तुम चाहती हो मैं नहीं कर सकती,
क्योंकि मैं अपने वचन और वादे से बंधी हुई हूँ और मैं उससे मुकर नहीं सकती। आपके लिए वो बाहर के लोग इतने बड़े हो गए कि अपनी ही सहेली की बेटी का दर्द आपको दिखाई नहीं देता? अब तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो प्रभा। मैं आपको समझा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ विनती कर रही हूँ। करण का पता कुंती को दे दीजिए। करण का पता ढूंढने में अविश्वास पैदा हुआ। तुमने देखा ना, अब्दुल ने ऑफिस की चाबी पकड़ा दी। उन्हें मुझ पे तरस आ गया था दीदी। जानती हूँ अब्दुल ने गलत किया, लेकिन उसकी भावना बुरी नहीं थी। और आप कुंती के साथ जो कर रही है वो मेरी मजबूरी है, लेकिन उसमें कुंती की भलाई है। जो बात आज बाबूजी ने कही ना, वो मैं कब से कहती चली आ रही हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुने तब ना। एक बाबूजी और एक तुम दोनों ही समझदार हो, बाकी हम सब तो बेवकूफ हैं। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। दिन रात कोसती रहती हो मुझे, सुनता नहीं हूँ क्या मैं? बस अब तुम लोग आपस में झगड़ा मत शुरू कर दो। झगड़े की कोई बात नहीं है माँ जी। अरे अगर बाबूजी इनकी मदद नहीं करेंगे तो क्या अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं होंगे? ऐसा नहीं होगा बहू। ऐसा ही हो रहा है माँ जी। मैं पिछले 3 साल से देखती चली आ रही हूँ, शादी के बाद से लेकर आज तक इन्होंने कोई ढंग का काम करके दिखाया है? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पता नहीं कब अकल आएगी थी। बस बहुत हो चुका। मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे हिसाब से नहीं जीना चाहता। मेरी जिंदगी का फैसला सिर्फ मेरा होगा। तो करो ना कोई फैसला, या बस सपने ही देखते रहोगे? इसकी उम्र सपने देखने की ही है, और देखना एक दिन इसका सपना जरूर पूरा होगा। आप नहीं तो इन्हें बिगाड़ के रखा है माँ जी। अरे अभी भी वक्त है, समझाइए इन्हें, वरना हम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा तुम अंदर जाओ, मैं मन से बात करती हूँ। क्यों? मेरे सामने बात करने में कोई परेशानी हो रही है? मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। पुष्पा भी ना बहुत बोल फूटने लगे हैं इसके। आप ही पसंद करके लाई थी इसे, मैं नहीं। सारा कसूर तो मेरा ही है ना। अच्छा सुनो, आजकल डॉक्टर साहब के रंग ढंग बहुत बदल गए हैं। लगता है लड़की के लिए कुछ ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा है उनका। हाँ माँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। लगता नहीं है, मैंने तो अपने कानों से सुना और आंखों से देखा भी है। वो अपनी सारी जायदाद कुंती के नाम करना चाहते हैं। क्या? ये कैसे हो सकता माँ? हाँ, उन्होंने वसीयत कराने के लिए वकील गिरीश रस्तोगी को बुलाया था। माँ, अगर बाबूजी ऐसा कर रहे हैं तो हमें उन्हें ऐसा करने से रोकना चाहिए, वरना हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं लगेगा। हम लोग सिर्फ अफसोस करते रह जाएंगे। तेरी जो ये हरकतें हैं ना, ये सब उसी का नतीजा है। मैंने क्या किया है? कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि अपनी बातों से उन्हें भरमाओ, उनके मन में अपने लिए विश्वास पैदा करो, उनकी बातों को मानो, ज्यादा तंग मत करो उन्हें। माँ, अब तक मैं उनसे प्यार से ही पेश आ रहा हूँ। उन्होंने मेरा असली रूप अभी देखा कहाँ है? देखो, जल्दबाजी में ऐसा कुछ भी मत करना जिससे बात काबू के बाहर हो जाए। अगर गुस्सा में आकर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? घर से तो मैं निकालना चाहता हूँ उन्हें। इतनी बार कोशिश कर चुका हूँ कि सब कुछ हथिया लो, लेकिन जल्दबाजी मत करना मन। जल्दबाजी में सारा खेल बिगड़ सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, बस तुम थोड़े दिन शांत रहो। शांत रहे? कैसे शांत रहूं माँ, मैं कैसे शांत रहूं? मेरे दिमाग में उलझन पैदा हो गई है। ये उलझन तब तक नहीं मिटेगी जब तक मैं उस वकील रस्तोगी से जाकर नहीं मिल लेता। देखिए, केस फाइल तो किया जा सकता है, लेकिन बिना सबूत और गवाही के केस करने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी मैं एक बार चड्ढा साहब से बात करके उनकी राय जान लूं, और फिर जो करना है वो किया जाएगा। नमस्ते वकील साहब। नमस्कार, कहिए क्या काम है आपको? जी वो मैं अकेले में आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। फिलहाल आप अभी चलिए, मैं आपको इन्फॉर्मेशन बाद में देता हूँ।
थैंक यू। हाँ जी, कहिए आपको क्या जरूरी काम है? हाँ जी, वो दरअसल बात ये थी कि आप संकोच मत कीजिए, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। वैसे भी अगर आप वकील और डॉक्टर से कोई बात छिपाते हैं तो आप नुकसान ही उठाएंगे। हाँ जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अब मैं एक्चुअली आपसे कुछ जानकारी चाहता था। किस सिलसिले में? जी वो डॉक्टर गजेंद्र की वसीयत के बारे में कुछ पूछताछ करना चाहता था। आपको उन्होंने अपनी वसीयत बनाने के लिए कहा है। कौन है आप? मेरा मतलब है डॉक्टर गजेंद्र से आपका रिश्ता क्या है? आप किस अधिकार से वसीयत के बारे में जानना चाहते हैं? बस यूं समझिए कि मेरा और उनका बहुत ही खास रिश्ता है। मैं उनके घर का ही आदमी हूँ, मुझे पराया मत समझिए। आप बस इतना बताइए कि उन्होंने वसीयत में किस किस के नाम क्या क्या लिखा है। आपका नाम क्या है? अब मेरा नाम मनस्वी कहते हैं मुझे। देखिए मिस्टर मनस्वी, एक तो हम वकील लोग पेशे से वैसे ही बहुत बदनाम हैं और मेरा अपना एक उसूल भी है। वसीयत एक बेहद कॉन्फिडेंशियल मामला है और इस बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। देखिए वकील साहब, अगर आप इस जानकारी की कोई कीमत चाहते हैं तो मैं वो भी देने को तैयार। सॉरी मिस्टर मनस्वी, मेरा और गजेंद्र का जो रिश्ता है वो सिर्फ एक वकील और मुवक्किल का नहीं है, बल्कि हम दोनों दोस्त भी हैं और पिछले काफी अरसे से मैं उन्हें जानता हूं। देखिए वकील साहब, अगर आप इस वसीयत के बारे में मुझे कोई भी जानकारी देंगे तो यकीन मानिए आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। सवाल नुकसान और फायदे का नहीं है मनस्वी, सवाल है प्रोफेशन एथिक्स का। और जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है उसके खिलाफ मैं कोई काम करना नहीं चाहता। देखिए आप मुझे गलत मत समझिए, मैंने अभी भी आपको बताया मैं पराया आदमी नहीं हूं, मुझे घर का ही समझिए आप। देखिए, अगर आपकी जगह डॉक्टर गजेंद्र की अपनी बेटी कुंती भी होती तो भी शायद मैं उसे कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि यह मामला सिर्फ मेरे और डॉक्टर के बीच का है और उसके जीते जी मैं किसी को कुछ नहीं बता सकता। डू यू अंडरस्टैंड? देखिए वकील साहब, आप अपने साथ साथ मेरा वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। नाउ यू मे गो। वकील साहब प्लीज प्लीज यू मे गो। थैंक यू वकील साहब, आपने कम से कम मेरे साथ ये ईमानदारी तो निभाई। ओके। नमस्ते बाबूजी। नमस्ते करने का दिल नहीं हो तो मत किया करो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आज कैसी बातें कर रहे हैं आप? आज तक कभी ऐसा हुआ है कि आपके आदर सम्मान में मैंने कोई कमी रखी हो, कोई गलती की हो? मुंह पर कुछ और भीतर कुछ और। ये दिखावा, ये दोहरापन किसके लिए? तुम क्या सोचते हो कि तुम कुछ भी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? बाबूजी ऐसा क्या किया है मैंने? बेटा, जिस शहर में तुम आज आए हो ना, वहां मैं 40 साल से रह रहा हूं। पैसे कमाने के साथ साथ मैंने कुछ लोगों का विश्वास भी कमाया है। बाबूजी आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, अपने बाप से ही इतनी होशियारी दिखाओगे तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। बाप अपने रिश्ते की मर्यादा छोड़कर तुम्हें सबक भी सिखा सकता है। बाबूजी लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने जिंदगी में कभी कोई गलतफहमी नहीं पाली है मन। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि इस वक्त तुम कहां से आ रहे हो? मैं बाबूजी बाजार गया था और बस यूं ही टहलने के लिए, लौटते समय सोचा आपसे मिलता चलूं। घूमने के लिए निकले तो रास्ते में तुम्हें गिरीश मिल गया। गिरीश? कौन गिरीश? मैं किसी गिरीश को नहीं जानता। गिरीश रस्तोगी, हमारा वकील। उससे मिलने नहीं गए थे तुम? बाबूजी मैं क्यों उससे मिलने जाऊंगा? मुझे क्या काम है? झूठ बोलकर तुम मेरे गुस्से को बढ़ाने की कोशिश मत करो मन। खुद गिरीश रस्तोगी ने मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया था। बाबूजी वो तो मैं इसलिए
तुम्हारी कोई दलील, कोई सफाई तुम्हें मेरी नजरों में उठा नहीं सकती। तुम क्या समझते हो कि मेरी मर्जी के खिलाफ तुम वसीयत अपने नाम कर लोगे? बाबूजी, ये कौन चाहता है? तुम क्या करने गए थे वकील के पास? जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करने का इरादा बना लिया तुमने। नमक हरामी की भी हद होती है। बाबूजी, बस बहुत हो गया। बाबूजी बाबूजी कहकर बहुत बेवकूफ बना लिया। अब और नहीं, मैं तुम्हें अपनी दौलत में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। ये तुम अच्छी तरह समझ लो, एक फूटी कौड़ी नहीं। तुम क्या एक फूटी कौड़ी नहीं दोगे मुझे? एक फूटी कौड़ी तुम्हारे पास छोड़ूंगा नहीं मैं, देखना तुम।